तो बहरहाल तेलंगाना में जिस तरह की सूरत हाल है कि कांग्रेस के नुमाइंदों को यानी कांग्रेस के एमएलए को लगातार शामिल करवाया जा रहा है टीआरएस में। और जिस तरह से कांग्रेस के बड़े लीडरों ने कहा कि जब पार्टी सदर को जब तक राजी न हो और पार्टी सदर को यह बताया जाए कि वो इस्तीफा दें, लेकिन 12 की तादाद जो लोग शामिल हुए हैं उनका कहना है कि हम तादाद में ज्यादा हैं, इसलिए हम ये फैसला कर सकते हैं, हमें ये इख्तियार है। और स्पीकर को इन्होंने इसी तरह की एक दरख्वास्त की और स्पीकर ने उसको कबूल करते हुए पार्टी में जम किया है कांग्रेस के एमएलएस को। तो कांग्रेस मुकर्ररा पार्टी को टीआरएस में शामिल करने पर कांग्रेस लीडर बरहमी जाहिर कर रहे हैं और जुमेरात को 12 कांग्रेस अरकान असेंबली ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी को टीआरएस में शामिल कर लेने की गुजारिश की थी। स्पीकर ने मुनहरिफ कांग्रेस अरकान की नुमाइंदगी को कबूल कर लिया और अब तेलंगाना में कांग्रेस अपोजिशन पार्टी का मौक़िफ़ खो चुकी है। 119 नशिस्तों वाली तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस अरकान की तादाद 18 थी, लेकिन अब कांग्रेस के सिर्फ 6 अरकान असेंबली बाकी रह गए हैं। और ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी अपोजिशन जमात के तौर पर उभरी है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि असेंबली में मजलिस के अरकान की तादाद अब 7 है। टीआरएस ये कह रही कि कांग्रेस के मुनहरिफ अरकान ने आईनी हक का इस्तेमाल किया है और टीआरएस के मुताबिक जिला और मंडल परिषद इंतखाबात के नतीजों से ये साबित हो गया है कि अवाम टीआरएस के साथ हैं। कांग्रेस अरकान को खरीदने के इल्जामात को भी टीआरएस ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने मुनहरिफ अरकान को टीआरएस के टिकट पर जिताने का हुक्मरान पार्टी को चैलेंज दिया है और कांग्रेस के अरकान को मुस्ताफी करवा कर नए सिरे से इंतखाबात कराते हुए उन्हें फातिह बनाने के चैलेंज को टीआरएस ने कबूल नहीं किया। और आइए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली सूफी साहब और टीआरएस लीडर इफ्तिखार साहब। आप दोनों का खैर मकदम है। इफ्तिखार साहब, टीआरएस कांग्रेस अरकान को अपने साथ शामिल करने में इतनी उतावली क्यों है? किस तरह कहीं नरेंद्र मोदी का नारा टीआरएस को इतना पसंद आया कि वो कांग्रेस मुक्त तेलंगाना बनाने की कोशिश कर रही है? इफ्तिखार साहब। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि टीआरएस जो है कांग्रेस के एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि टीआरएस के जो लीडर हैं, जो हमारे केटीआर हैं या केसीआर हैं, उन्होंने कभी कांग्रेस के अरकान को इनवाइट नहीं किया कि आप आइए हमारी पार्टी में ज्वाइन कीजिए, मगर खुद जो है 12 जो हमारे कांग्रेस के जो अरकान असेंबली हैं तेलंगाना के जी, उन्होंने खुद जो है एक रेजोल्यूशन पास करके असेंबली के स्पीकर को दिया और कहा कि हम लोग जो है कांग्रेस से हम लोग जो है टीआरएस में ज्वाइन हो रहे हैं। और मैं ये बात यहाँ पर वाजे कह देना चाहूँगा क्योंकि गुज़िश्ता में कई मरतबा कांग्रेस के जो साबिक में लीडरान रह चुके हैं, चाहे कि वो वाईएस राजशेखर रेड्डी हों जी, या फिर जो है उसके बाद के जो चीफ मिनिस्टर गुजरे या फिर खुद उनके जो लीडरान हैं, उन्होंने कई बार जो है टीआरएस को तोड़ने की कोशिश की, मगर टीआरएस ने कभी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मगर आज जो एमएलएस 12 एमएलएस जो कांग्रेस से निकल कर आए हैं वो 2/3 मेजॉरिटी है उनकी, यानी 2/3 मेजॉरिटी उनकी है, क्योंकि इनके 19 एमएलए जीत कर आए थे 2018 के इलेक्शन में जी। और उत्तम कुमार रेड्डी ने इस्तीफा देने के बाद जो है 18 बाकी रह गए और 18 की जो 2/3 मेजॉरिटी है वो 12 है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद है, आपके जो है ठीक है, जो ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर भी ठीक है। शुजात साहब, कांग्रेस के दौर में जो चीजें कांग्रेस करती थी वही अब इस जो है दौर में हो रहा है। आप लोगों ने भी इस तरह से किया है, तो अब किस तरह का इल्जाम आप जो है टीआरएस पर लगाएंगे और ये जायज बता रहे हैं इसको? देखिए, इल्जाम लगा
इल्जाम लगाने ना लगाने से कुछ नहीं होता है। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ हो, अपोजिशन हो। अगर अपोजिशन नहीं होता है तो वो रियासत एक पुलिस स्टेट बन जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता, वॉच डॉग नहीं होता। तो वहां पर रियासत के नज़म व नसख में बेइंतहा कमजोरियां आ जाती हैं, बदनुमानियां आ जाती हैं। और एक बहुत ही सिंपल सवाल है मेरा, क्या कोई शख्स किसी ऐसी औरत से शादी कर सकता है जो शादीशुदा है? तो होता यह है कि वो उस शौहर से तलाक दिला करके शादी करता है। तो यहां भी यही होना चाहिए था कि ये 12 के 12 अरकान यकीनन टीआरएस में जाते, लेकिन अपनी रुकनियत को वो इस्तीफा दे देते रुकनियत से और फिर कॉन्टेस्ट करके पार्टी में शामिल होते तो ज्यादा बेहतर था। अब डिफेंड करना या ऑफेंड करना एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन आप सोचिए अपोजिशन अगर ना हो तो जमहूरियत पनप नहीं सकती, इसको समझने की जरूरत है। और आपने कहा कि अभी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जो है अपोजिशन का जो है दर्जा मिलेगा, तो मैं नहीं समझ सकता कि जो है एक इतनी गहरी दोस्त जमात जो कहती है कि हम जीत रहे हैं, हम का मतलब टीआरएस और हमारी पार्टी जीत रही है, तो जब आप खुद ऐलान करते हैं कि आप जो है टीआरएस के हमनवा हैं, हम निवाला हैं, हम प्याला हैं, तो फिर अपोजिशन कहाँ रहेगा? बिल्कुल। तो ये जमहूरियत, ये बड़ा सवाल इफ्तिखार साहब, बड़ा सवाल। और पूरी जब एमआईएम खुद टीआरएस के साथ जुड़ी हुई है तो अपोजिशन का है कि अपोजिशन तो कांग्रेस होगी। और फिर जब आप भारी अक्सरियत से जीत चुके थे तो फिर इन नुमाइंदों को शामिल करने की जरूरत क्या है? अक्सर शुजात साहब ये कहते हैं कि बोझ ले रही है टीआरएस, इस बोझ को कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? आपकी अपनी पार्टी के लीडरों को कैसे संभालेंगे? इन्हें कुछ तो कुछ देना ही पड़ेगा आपको, जिनको आप शामिल कर रहे हैं लगातार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि यहां पर टीआरएस की जानिब से कोई ऑफर नहीं किया गया था इन एमएलएस को हमारे पास आने के लिए। कांग्रेस की जो खोखली क़ियादत हो चुकी है, आज आप देखिए हिंदुस्तान गिर सतह पे जो हाल ही में इंतखाबात हुए, बहुत ही कमजोर मौकूफ कांग्रेस का रहा है। खुद राहुल गांधी अपनी सीट को बचा नहीं पाए। देखिए, और कांग्रेस के इफ्तिखार साहब आप रियासत में रहिए, आप रियासत में रहिए। इफ्तिखार साहब आप रियासत में रहिए, आपको जरूरत थी क्या? कांग्रेस के जो भी नुमाइंदे बचे थे उनकी क्या आपको जरूरत थी? उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस से निकलकर टीआरएस में आ रहे हैं। तो आप ये कह देते कि मुझे एक कमजोर क़यादत के लोगों की जरूरत नहीं है। रियासत तक महदूद रह के बात। इफ्तिखार साहब आप ये कहते हैं कि मुझे कमजोर क़यादत के एमएलए की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेजॉरिटी है। जिस पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट का हल्का उनका आबाई हल्का था, वहां से वो हार गए, तो आज उनको अपनी क़ियादत पे भरोसा नहीं है। तो हम क्या करें? आप अपना आंगन सीधा कर लीजिए पहले। इफ्तिखार साहब, हमको आपकी क़ियादत पे भरोसा, कविता भी हार गई, कांग्रेस के वजूद पर कविता भी हार गई, आने वाले विनोद भी हार गए, आपकी सरकार है, कांग्रेस से निकल के आ सकते हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी मजबूत क़यादत तेलंगाना में, आपकी मजबूत क़यादत में विनोद और कविता हार जाते हैं। ये बड़े पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर हैं ये लोग। बिल्कुल, हार जीत तो सबके साथ लगी है। वहां पर क्या हुआ निजामाबाद में? मधु यास्की गौड़ जो इनके सुनिए, आप सुनिए, यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वहां पर निजामाबाद के अंदर, यही मधु यास्की गौड़ नॉमिनेशन डाले कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद वो गायब हो गए, कंपेनिंग में नहीं थे, बैकडोर से कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने। अब वो क्या कर रहे थे इस पर आपकी सारी नजर थी, बावजूद भी आज आप आपके कैंडिडेट हार रहे हैं। आप अगर इस पे ध्यान देते तो नहीं हारते ये लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जिलानी आप देखिए, आप कांग्रेस को कमजोर क़यादत कहते हैं, तो आप कमजोर क़यादत की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है फिर आपकी? छोटी जमात, छोटी रियासत, छोटी सोच है इनकी। आप छोटी कहते हुए कांग्रेस छोटी जमात हो चुकी है। कांग्रेस का कोई वजूद ही बाकी नहीं है कहीं पे। उनके कायदीन को, उनके एमएलए को अगर आपकी क़ियादत पे भरोसा होता। नहीं इफ्तिखार साहब, एक चीज बताइए, नहीं सुनिए, एक चीज बताइए, आप इफ्तिखार साहब, आप कांग्रेस को कमजोर बताते हैं, छोटी क़यादत बता रहे हैं, इसका मतलब तो फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? नीचा किस्म का बत्तीदार है आपका, तो 100 साल का किरदार गिरावा किरदार है। आपने साबित में क्या किया? आप तेलंगाना प्लीज आप मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं। वो फेडरल फ्रंट की बात करने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस आज जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। नेशनल कांग्रेस मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नहीं आज वायनाड में टीआरएस की वायनाड में जाके लड़ना पड़ा।
देखिए आपके सदर को वायनाड में जाके लड़ना पड़ा। जिलानी मुझे यूपी अफसोस में मुझे आप अफसोस है मुझे नहीं बड़ा अफसोस बता है सके आप। कि डिस्कशन जो है इंतहाई इफ्तिखार साहब, किस्म के नहीं, अंदर आप जा सिर्फ रहा है। तेलंगाना पे बात कर रहे हैं सुनिए, और तेलंगाना में जो कुछ चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। होनी प्लीज इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। तेलंगाना के इश्यूज पे बात कीजिए। वो एक नेशनल पार्टी है, इसीलिए मुझे इफ्तिखार साहब, उनका चीफ मिनिस्टर इंतहाई जो है क्या कहते हैं इफ्तिखार साहब, सत्ताईस शुजात पूछ का साहब, आदमी ठीक है, ठीक है, ये देखिए, शुजात एक साहब, बार ठीक है, गलत इल्जाम ठीक है, शुजात आपके साहब, हाथ में रह के शुजात साहब, इतनी शुजात साहब, गलत इफ्तिखार साहब, आप ठीक है, जैसे रुकिए 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 जो है ये छिछोरी हरकतें रुकिए, इफ्तिखार साहब, शुजात साहब, प्लीज प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप दोनों चुप हो जाइए, प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। जिला परिषद और मंडल परिषद के उसमें आवाम ने बता दिया कि आवाम किसके साथ है। देखिए तेलंगाना के इशू पे बात कीजिए। ठीक है, शुजात साहब हो गया, शुजात साहब हो गया, ये जो शुजात साहब हो क्या गया, हो रही है, शुजात साहब सब्जेक्ट से हट रही है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, शुजात साहब, ठीक है। आप अगर सब्जेक्ट से हटेंगे तो हमको इफ्तिखार देखना साहब, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। आप जिस कांग्रेस को रियासत में कमजोर बता रहे हैं, उस कमजोर पार्टी के 12 लीडरों की या जो लोग आ रहे हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके पास तो मेजॉरिटी है, आप सरकार में हैं। आप ये कहते हैं कि मुझे कांग्रेस कमजोर पार्टी के लीडरों की जरूरत नहीं है। नहीं सुनिए, नहीं सुनिए आप, अगर कोई एमएलए का ग्रुप खुद हमारे पास आता है कि हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सियासत में ये होता है। सियासत में कोई आने वाले को इनकार नहीं कर सकते आप। अगर कोई आ रहा है तो उसको वेलकम करते हैं, ये सियासत है, कोई इबादत नहीं है कि चलिए ठीक है, जो आ रहे हैं आप उसका वेलकम कर रहे हैं, तो होता है, वेलकम कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात क्या है? ठीक है, ठीक है, हमने लेकिन जमहूरियत में बगैर अपोजिशन के एक बेहतर सरकार का तस्वुर किया जा सकता है क्या? हमारे बिल्कुल तस्वुर किया जाता है। आज मजबूत सरकार है टीआरएस की, अवाम टीआरएस के साथ है, तेलंगाना की अवाम टीआरएस के साथ है। मैं हमारे काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि जब दिग्विजय सिंह यहां पर इंचार्ज थे, उन्होंने खुद ऑफर किया था टीआरएस के एमएलए से कि आप आओ कांग्रेस ज्वाइन करो। ये उस वक्त तेलुगु अखबारात में शाये हुई न्यूज है, मैं उनको दे रहा हूं। तो ये किरदार आपका है, आप हमको छिछोरे बोल रहे हैं। ये बहस, ये दिग्विजय सिंह नहीं, मेरा सवाल ये है, बगैर अपोजिशन के जमहूरियत में क्या किसी सरकार को बेहतर कहा जाएगा? ओपनली दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑफर किया था कि आप हमारी पार्टी में आइए। तो फिर ये क्या है, ये क्या किरदार है? ये छिछोरा किरदार नहीं है क्या कांग्रेस का? जी शुजात साहब, देखिए जिलानी, अगर आप अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे या साजिश करेंगे, तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हुकूमत नाम की कोई शय नहीं रहेगी। और इनको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि पिछली इलेक्शन में कांग्रेस को 22% वोट मिले थे, अब हमारा वोट परसेंटेज 30 को पहुंच चुका है। इनको अंदाजा नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, जीत हार है, सीटों में कन्वर्ट हुए नहीं हुए, वोट्स, वो एक अलग इशू है। हमारा कहना यह है कि अपोजिशन का गला घोंट देंगे तो ये बात उनकी सरकार के हक में भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक के वॉच डॉग नहीं होगा, आपकी गलतियां जब तक आपको नहीं बताए जाएंगे, आप अपने में सुधार नहीं ला सकेंगे। और जहां पे सुधार नहीं होगा, वहां पर बदनज़मी फैल सकती है। उस बदनज़मी को बचाने के लिए इफ्तिखार साहब, असेंबली में टीआरएस होगी, एमआईएम होगी, जो एक ही साथ रहेंगे। लेकिन अपोजिशन के तौर पर क्या 6 कांग्रेस के अरकान की आवाज को आप अहमियत देंगे? नहीं, कांग्रेस के जो बचे हुए जो 6 अरकान है वो तो असेंबली में रहेंगे ना, वो तो अपनी आवाज उठाएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जब आप लगातार इस तरह से कांग्रेस के अरकान को शामिल कर रहे हैं, कांग्रेस एमआईएम आपके साथ है, आप कांग्रेस को कुछ समझते ही नहीं है, तो कैसे अपोजिशन को आप अपोजिशन मानेंगे? अपोजिशन भी नहीं मानते अब तो आप 6 अरकान को, तो अपोजिशन भी नहीं मानेंगे आप। अपोजिशन तो अब अपने दोस्त को बना रहे हैं, एमआईएम को। जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट अपोजिशन में रहेगी, उसका जो है ओहदा अपोजिशन का रहेगा वहां पर असेंबली। तो अपोजिशन एमआईएम हुई कहां से? वो तो आपके साथ खड़ी है। फ्रेंडली अपोजिशन हो या फिर अपोजिशन, वो आपके साथ खड़ी है, इलेक्शन भी आपके साथ लड़ रही है। वो फ्रेंडली अपोजिशन हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फ्रेंडली अपोजिशन, ये फ्रेंडली अपोजिशन क्या होता है? आज तक समझ में नहीं आया टर्म। हम जीतने वाले हैं।
और ये मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उस पर भी आवाज नहीं है अपोजिशन की। देखिए, अगर आप इन इश्यूज के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं तो फिर नहीं, ठीक है, अलग से डिबेट, ठीक है शुजात साहब, हर सवाल का हम जवाब देने के लिए नहीं, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आखिर रियासत में सरकार किस तरह की चलेगी जब अपोजिशन ही नहीं रहेगा? आवाम के मसाइल वहां उठाएगा कौन? मसाइल तो नहीं उठेंगे, सरकार सिर्फ यही कहेगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही तो हमारे काबिल दोस्त है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आपके एमएलए उनको खुद जो है आपकी क़ियादत पे भरोसा नहीं है, वो खुद अपने घर से निकल के आए और आके हमारे पास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप अपना मुहासिबा कीजिए, आप एक मंथन बैठक बुलाइए, आखिर क्यों हो रहा है ये? जी आप साहब, ये कांग्रेस लीडर जा क्यों रहे लगातार? ये जाने वाले कौन है? आपके एमएलए क्या वजूहात है कि कांग्रेस जो है कमजोर हो रही लगातार रियासत में? मैंने देखिए, मंथन करना उनकी जिम्मेदारी। ठीक है, जवाब दे रहे शुजात साहब, जवाब दे रहे इफ्तिखार। देखिए, हम लोग जो है कोई झगड़ा वगैरह नहीं कर रहे, बहस तो होती है। छोड़िए, बहुत ही सिंपल जवाब है मेरा बहुत ही सिंपल जवाब है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी की ब्याहता पत्नी अपने शौहर को छोड़ करके आपके पास आती है तो अखलाकी तकाजा ये होता है कि नहीं भाई, तुम वापस जाओ, वहीं पर रहो, अच्छी बात नहीं है। ये एक अखलाकी, सियासी अखलाकी जो है जिम्मेदारी होती है। अगर उसको आप कुचलना चाहते हैं तो कुचलिए, आने वाला वक्त आपको कुचलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी शख्स मुत्तक़ुल अन्नान नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में हर शख्स को शिकस्त होती है। केसीआर की बेटी को भी शिकस्त हुई, उसने जो है अपने बाप से कहा आपका दिल ठंडा हो गया ना बाबा, बोला। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जीत और हार अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का मामला हमेशा रहा है और रहेगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, जिस तरह से कांग्रेस के अरकान आपके पास आए, रहेगा कानूनी अखलाकी तौर पर जिस तरह से शुजात साहब बात कर रहे हैं, तरीका ये नहीं है। कानूनी तौर पर क्या वाकई जायज तरीका है जिस तरह से शामिल किया गया है इनको? इफ्तिखार साहब, बिल्कुल जायज तरीका है, बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर आप देखें तो उसमें क्लियरली लिखा गया है जब 84 में जो कानून बना, और उस वक्त कानूनी तौर पे ठीक है, लेकिन ये केस अभी चल रहा है हाई कोर्ट में। चलाइए साहब, वेट करना चाहिए था। हाई कोर्ट का जो आउटकम है उसको आप देखना चाहिए था। आपको आउटकम से पहले क्यों आपने ये किया? वेलकम करते जाइए आप हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं, हाई कोर्ट में केस ज़ेरे दौरान है। जब ये मामला हाई कोर्ट में था तो आप भी थोड़ा इंतजार कर लेते, आपको अचानक जरूरत तो नहीं थी? ये जो है स्पीकर असेंबली का इख्तियार है कि वो उसको जो है कबूल करे, उन्होंने कबूल किया, तो आप जाइए उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़िए। आप क्यों जो है बाजारों में नहीं कर रहे, क्यों जो है गड़बड़ कर रहे हैं? आप अपने एमएलए को नहीं। बहरहाल तेलंगाना की सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी हुई है कि कांग्रेस के लीडर लगातार टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। जमहूरियत में यह अमल कितना बेहतर होगा और आवाम के नुमाइंदे इस तरह से आवाम के साथ एक तरह से इनहराफ कर रहे हैं। जिस पार्टी पर टिकट हासिल किया गया और जिस पर इलेक्शन लड़ा गया और जिस पार्टी को नुमाइंदों को देकर आवाम ने वोट दिया है, क्या ये आवाम के साथ इनहराफ नहीं है? ये भी नुमाइंदों को सोचना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।